बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू LIS उर्दू। मैं हूँ इमरान हैदर। माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? यकीनन बहुत ही अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और माय डियर स्टूडेंट, आपके MLAS कोर्स का ये लास्ट जो कोर्स कोड है इसको हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इसमें यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 12 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल के हवाले से है, ई जर्नल के हवाले से है, ऑनलाइन जर्नल के हवाले से है, और जबकि यूनिट नंबर जो 13 है वो ऑटोमेशन के हवाले से, कि सीरियल्स की ऑटोमेशन के हवाले से। इन दोनों यूनिट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आसान और आम एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर करवाई जाएं, कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएं। हमारे स्टूडेंट, हर वीडियो के अंदर बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती है कि अपने पास एक बॉल पेन और एक नोटबुक लाजमी रखें। आपका ये टोटल जो 2 यूनिट हैं वो आपके एक ही पेज के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं, एक दफ़ा समझ नहीं आती दूसरी दफ़ा सुन लें, दूसरी दफ़ा भी नहीं आती तीसरी दफ़ा सुन लें, टोटल 40 मिनट है, 1.5 घंटे के अंदर आपके 2 चैप्टर क्लियर हो जाएं। तो इससे और बड़ी बात क्या है और इससे आसान चीज़ और कौन सी हो सकती है? तुम्हारे स्टूडेंट, चीज़ों को आसान से आसान करके अपने जो आसान वर्डिंग होती है उसमें करके आप देखा करें, ठीक है? तो जिस तरह से आपको मतलब जो मेथड जिस मेथड से आपको चीज़ें समझ आती हैं आप वो अप्लाई कर लिया करें। लेकिन ये सबसे आसान मेथड है कि आप एक दफ़ा चीज़ों को सुन लेते हैं ना, जब सुनने से ये होता है कि ज़हन के अंदर वो चीज़ें बैठ जाती हैं और साथ में अगर नोट भी की हो तो फिर जस्ट वो जो नोट किया की पॉइंट आपने वो देखना है आपने, तो वो आपके जहन में पूरी एक फिल्म वो ही चल जानी है कि ये सारी वीडियो आपकी यूट्यूब की चल जानी है, ठीक है? तो इससे आप कुछ भी जो भी चीज़ है वो आप अगर इस तरह से कर लेते हैं तो वो आपको कभी भूलेगी भी नहीं और आपके लिए लिखने में उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती उसको भी अलग से नोट कर लें। जो चीज़ आप समझते हैं कि ये चीज़ मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं बैठ रही उसको भी अलग से नोट कर लें और उस हवाले से वो कमेंट्स में मेंशन करें। मैं इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको आगाह कर दूंगा। और अगर अभी तक इस LIS उर्दू चैनल का आप हिस्सा नहीं बने तो वो भी लाजमी हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब बटन जो रेड बटन है इसको क्लिक करें और साथ में जो बेल आइकन है इसको ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फ़ायदा इससे बहुत ज़्यादा आपको होगा कि इस चैनल से आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इससे अपडेट रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जर्नल क्या होते हैं, ठीक है? तो जर्नल की मज़ीद डिटेल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जर्नल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है तो ई जर्नल भी बड़ा आसान सा है, बड़ा सिंपल सा है। उसकी एग्जांपल आपको देते तो कि लाइब्रेरी। पहले हम समझते हैं लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी, आप जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइब्रेरी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बुक्स को एक ख़ास तरतीब के साथ रखा जाता है, ठीक है? और ई लाइब्रेरी क्या होती है? अब ये दोनों अलग अलग सिनेरियो हैं। ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी दोनों में फ़र्क है। ई लाइब्रेरी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, ठीक है? इसी तरह से जर्नल क्या है? हार्ड फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिक जर्नल क्या है? वो सॉफ्ट फॉर्म में। तो ई लाइब्रेरी में क्या होता है कि ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट इस तरह से है कि ई लाइब्रेरी के अंदर आपकी जितनी भी सॉफ्ट फॉर्म के अंदर बुक्स होती हैं, मतलब फिजिकल हार्ड फॉर्म में बुक्स मौजूद नहीं होती, बल्कि ई लाइब्रेरी के अंदर क्या होती हैं, वो सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स होती हैं। अब लाइब्रेरी की अगर बात की जाए, एक लाइब्रेरी के अंदर मिसाल के तौर पर 10 किताबें हों, किसी एक टॉपिक की 10 बुक्स मौजूद हैं, तो वो 10 तालिब इल्म आए हैं एक दिन में और एक दिन में वो 10 के 10 इसको इशू करवा के ले गए। अब क्या है कि अगर कोई और स्टूडेंट आया उसी बुक को लेने के लिए, लेकिन अब उसको आप बुक नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास जो बुक्स थी वो आपने इशू कर दी हैं। अब ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि जो भी स्टूडेंट आएगा, जितने मर्जी स्टूडेंट आए, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर वो बुक्स मौजूद हैं, साइट के ऊपर मौजूद हैं, सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, तो वो आप उनको मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपके पास बुक्स मौजूद हैं, तो आप उनको वो जितने मर्जी स्टूडेंट आए उसको पढ़ें, रीड करें, जब चाहें जिस वक्त चाहें उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हार्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म का फ़ायदा और हार्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म का कंसेप्ट। मतलब लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स हैं वो ही देनी है ना आपने, तो ई लाइब्रेरी के अंदर तो पड़ी हुई है ना, बेशुमार बुक्स हैं। जो बेशुमार से मुराद ये है कि 10 भी अगर पड़ी हुई हैं तो वो 15 20 25 सिस्टम पड़े हुए हैं, तो उनमें स्टूडेंट आए आके पढ़ते रहें, जितने मर्जी आए, दिन में जितनी दफ़ा आएंगे वहाँ पे उनको वो बुक्स मिल जाएंगी, वो उससे फ़ायदा हासिल कर लेंगे। अच्छा, ये अगर आपके जहन में कंसेप्ट बन गया तो अब इसका
जर्नल और इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, ई जर्नल के बारे में भी सेम इसी तरह से है कि ई जर्नल जो है वो मतलब जो हार्ड वाली फॉर्म है वही सॉफ्ट में अवेलेबल है। मतलब कि एक ऐसा जर्नल जो इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में शाया होता है उसको हम ई जर्नल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कहते हैं। और कुछ ऐसे जर्नल भी हैं जो मतलब हार्ड के साथ साथ सॉफ्ट फॉर्म में भी करते हैं, मतलब या सॉफ्ट के साथ साथ हार्ड फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। और आजकल ई जर्नल के साथ कुछ जो है वो टर्म्स वगैरह, मुख्तलिफ टर्म जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है। मुख्तलिफ टर्म कौन कौन सी हैं कि इसमें वर्चुअल जर्नल भी इसको हम कह सकते हैं, पेपरलेस जर्नल भी हम इसको कह सकते हैं, और ऑनलाइन जर्नल भी कह सकते हैं। कि अगर आपका टॉपिक इस तरह से आ जाए कि वर्चुअल जर्नल क्या है, तो आप ये ना हो कि वहाँ पे परेशान हो जाए। अब इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी भी सेम सेम है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, वर्चुअल जर्नल सेम है। पेपरलेस मतलब पेपरलेस, पेपर नहीं है, पेपरलेस। तो इन चीज़ों को समझना है आपने, ये नहीं कि परेशान होकर बैठ जाना यार ये पेपरलेस तो पढ़ा ही कोई नहीं है, ये कहाँ से आ गया। तो ये पेपरलेस भी, वर्चुअल भी और ऑनलाइन भी, मतलब ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। तीनों अलग अलग नाम, चीज़ एक ही है। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ई जर्नल है, ठीक है। और इसकी आगे मज़ीद अगर किस्मों की बात की जाए तो एक मुकम्मल ई शक्ल में होता है और एक जो है वो ई के साथ साथ हार्ड फॉर्म में भी होता है। मतलब दो किस्में, अगर इसकी एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो दो किस्में होती हैं, ठीक है। आपसे अगर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल की टाइप्स पूछ लें तो दो किस्में आपने इसमें बयान करनी है। एक जो मुकम्मल ई शक्ल में है, ई इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में है, कि उसकी कोई भी हार्ड कापी मौजूद नहीं है बल्कि सॉफ्ट ही मौजूद है, वो सॉफ्ट सिस्टम के अंदर मौजूद है। बाकी जो है दूसरी जो किस्म है उसके मतलब सॉफ्ट के साथ साथ उसका हार्ड भी प्रिंट होता है, ठीक हो गया। तो इसी तरह से आपने इसको जो है वो डिफ़ाइन करना है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल को। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो वक्त के साथ साथ जिस तरह से हर फील्ड ने तरक्की किया तो इसी तरह से लाइब्रेरी ने भी तरक्की की और लाइब्रेरी में जर्नल की फील्ड ने भी तरक्की की है। बाकी चीज़ों के साथ साथ मतलब ये भी अपनी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, जो तरक्की की तरफ इनका सफ़र है वो जारी है। तो टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ फिर क्या हुआ कि किताब की भी कुछ जो शेप्स हैं वो भी चेंज होती गई। अगर अब बात की जाए किताब की तो अब सिर्फ हार्ड फॉर्म में किताब मौजूद नहीं है, ठीक है। अब आपको जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में भी किताब मिल जाती है, हार्ड में भी मिल जाती है, और दिन ब दिन इसमें नई से नई चीज़ें आ रही हैं। अब आपको जो है वो ख़ास तौर पर जो सॉफ्ट फॉर्म में भी उसके बाकायदा रीडर निकल आए हैं, मतलब कैंडल रीडर, उसमें ई बुक्स वगैरह जो हैं वो आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मतलब ये नई से नई चीज़ें, नई से नई डिवाइस किताब को रीड करने के लिए मतलब आ गई हैं। तो इसी तरह से मज़ीद इसमें तरक्कियाँ हो रही हैं और इसकी दिन ब दिन तादाद में भी इजाफा हो रहा है। और इसी तरह से जर्नल की अगर बात की जाए तो जर्नल्स जो हैं उन्होंने भी इसी तरह से तरक्की की है, और जर्नल की तरक्की भी जो है वो इसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। और जब इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है तो इसके अंदर शाया होने वाले जो सब्जेक्ट हैं, जो मज़ामीन हैं, उनमें भी इजाफा हो रहा है। और इन सारी जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इसके साथ साथ कुछ जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी हैं, मतलब कुछ इनके जो है मसाइल भी हैं। तो वो किस तरह से कि जो भी चीज़ आती है, अगर कोई नई चीज़ आई है तो अगर उसके कुछ फ़ायदे हैं ना, कोई भी चीज़ है उसके कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसानात भी हैं। तो इस टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ कुछ ना कुछ नुकसानात का भी, मिसाइल का भी सामना है। मिसाइल तो साथ साथ चलते रहते हैं और उनका हल भी निकल आता है, कोई भी ऐसा मसला नहीं जिसका वो हल मौजूद ना हो। तो इसमें सबसे पहले 1665 रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इसकी अगर बात की जाए तो जो सबसे पहला साइंटिफिक जर्नल था ना वो इस सोसाइटी ने पब्लिश किया था। इस सोसाइटी की कुछ हिस्ट्री इस तरह से है कि इनका मकसद इस सोसाइटी का क्या था कि अपने जो अरकान है ना, रिसर्च, बाकायदा एक रिसर्च सेंटर है ये, तो ये क्या करते थे कि अपने जो जितने भी रिसर्चर है ना उनके लिए जो है वो कुछ ना कुछ मटेरियल और तहकीक इनकी जारी रहती थी। और जब इनकी तहकीक जो है वो अपनी रिसर्च के हवाले से उसके जो रिज़ल्ट निकलते थे उसको जो अगर एक कंबाइन करते थे और जितनी भी नई नई इजादात होती थी वो क्या होता था, इन एक जर्नल की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। और इस तरह से ये जर्नल जो नई नई इजाद जिसमें पब्लिश होती थी वो एक आस्ता आस्ता जो है वो एक तहरीक बन गया और फिर इसको पूरे मुल्क में एक मुस्तकिल जर्नल की हैसियत मिल गई थी, ठीक है।
اور اس کے بعد 1960 کی اگر بات کی جائے تو 1960 میں زیادہ تر ادارے کیا کرتے تھے کہ اپنے جو جتنے بھی جرنل وغیرہ پبلش کر رہے تھے نا، اگر کوئی ریسرچ سینٹر کر رہا ہے، کوئی ادارہ کر رہا ہے، کوئی سوسائٹی کر رہی ہے، تو وہ جس بھی ریسرچ کے اوپر کام کر رہی ہے تو اس ریسرچ کے نتائج کیا کرتے تھے، اس کو پبلش کرتے تھے. تو اس پبلش کرنے کے حوالے سے جتنے بھی اخراجات ہوتے تھے وہ اس سوسائٹی کے جتنے بھی اراکین ہوتے تھے ان کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا. مطلب وہی چندہ کر کے اس کو پورا کرتے تھے، وہی ڈونیشن اس میں کرتے تھے. اور اس دور میں تجارتی پبلشر کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بھی کوئی اس شعبے کے ساتھ جو ہے وہ مسلک نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں نفع کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، نفع بالکل کم تھا. تو ظاہر ہے جو تجارتی پبلشر ہے اس نے تو اپنا پرافٹ اور اپنا مارجن کو دیکھنا ہے. تو اس میں 1960 میں مطلب یہ جتنی بھی سوسائٹی تھی وہ خود سے اس کو چلا رہی تھی. 1961 کی اگر بات کی جائے تو زیادہ اخراجات، کیونکہ اب دن بدن جب ان کی ترقی ہو رہی ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں. تو جب اخراجات زیادہ ہونا شروع ہو گئے تو یہ ادارے جو تھے وہ اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کی باقاعدہ قانونی طور پر منظوری لی گئی کہ جو ہے گورنمنٹ اس کو فائنینشیل سپورٹس وغیرہ کرے، گورنمنٹ اس کو فنڈ کرے تاکہ گورنمنٹ اخراجات اس کے برداشت کرے اور گورنمنٹ اس کے باقاعدہ جو ہے وہ گرانٹس جو ہے وہ دے. تو اس حوالے سے انہوں نے پھر اس میں ایک قانون جو ہے وہ پاس کروا لیا اور اس سے پھر بھرپور فائدہ اٹھایا. اور اس سے فائدہ یہ اٹھایا کہ جب ان کو گورنمنٹ نے فنڈنگ کی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کی پبلشنگ جو ہے وہ اور زیادہ کر دی اور اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور جرنل کے جو پیج وغیرہ تھے وہ ان میں بھی اضافہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی جو تجارتی پبلشر تھا وہ بھی ساتھ میں شامل ہو گئے اور ریسرچ کے بورڈ اس میں پھر اس دور کے اندر بنائے گئے اور باقاعدہ اس کی ایجنسیز وغیرہ بنائی گئیں. اور جتنے بھی جرنلز وغیرہ تھے اس طرح سے ان کو جو ہے وہ اس دور کے اندر کافی زیادہ ترقی جو ملی اور وہ جو ہے وہ بے حد جو ہے وہ زیادہ تعداد میں جو ہے. 1990 کی اگر بات کی جائے تو اس میں کیا ہوا، سوئچ ٹو الیکٹرانک پبلیکیشن، کہ اب جو یہ 1990 کی یہ 1990 والا جو حصہ تھا، یہ جو پارٹ تھا، اس میں کیا ہوا کہ اب یہ ماڈرن شیپ میں آنا شروع ہو گیا کہ اس نے اب جو ہارڈ فارم تھا اس کو سوئچ کر کے اس نے الیکٹرک ای شیپ جو ہے وہ اس نے کرنا شروع کر دی. اور اس میں سائنسی مواد جو ہے وہ بہت اس حصے کے اندر اس ایئر کے اندر 1990 کی جو یہ والی جو دہائی ہے اس کے اندر اس میں جو ہے وہ بہت بڑا اضافہ سائنسی مواد کا ہوا اور اس کی قیمت بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھ گئی. اور زیادہ تر اس میں کچھ ایسے بھی جو تھے جرنلز وغیرہ کہ وہ اس قابل نہ رہے تھے کہ ان کو مطلب آگے چلایا جا سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہارڈ والے جو ہیں وہ اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتے اور ان میں ایڈیٹنگ وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. وہ تو ایک دفعہ جو مٹیریل پبلش ہو گیا وہی ہے. تو اس طرح کے پھر مسائل کو قابو کرنے کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ الیکٹرانک صورت کو متعارف کروا دیا کہ الیکٹرانک کو ہم جو ہے وہ اس میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور بھی بہت بے شمار جو ہے وہ اس کے فوائد ہیں. تو اس کو پی ڈی ایف اور ایچ ٹی ایم ایل، یہ پی ڈی ایف اور ایچ ڈی ایم ایل جب یہ ٹیکنالوجی آئی تو پھر اس میں مزید اس جرنل کو جو ہے وہ ترقی ملی اور اس کی قیمت میں بھی کمی آ گئی. مطلب جو قیمت زیادہ تھی وہ بھی کم ہوگی اور یہ آسانی سے ملنا شروع ہو گئے. اچھا، ٹرانزیشن اینڈ فیوچر آف ای جرنل، کہ اس کی ٹرانزیشن کیا ہے، کہ کس طرح سے کس شیپ میں کس طرح سے آگے اس کو چینج ہوگا اور اس کا فیوچر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹرانزیشن بیسیکلی ایک فارم سے دوسری فارم کے اندر منتقلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پروفٹ الیکٹرانک ری پرنٹس، کہ جو پبلشر ہے وہ اس سے نفع کماتا ہے. کاغذ کی کاپیوں کی بجائے اب اس کو پی ڈی ایف فارم میں کیا جائے گا، جو کہ اب ہو رہا ہے پی ڈی ایف فارم میں اور ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا جائے گا. جو کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، کچھ انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ اس کی ٹرانزیشن ہو جائے گی. تو یہ اس کی پی ڈی ایف فائل بنا کے، کیونکہ پہلے جو تھا وہ ہارڈ فارم میں ہی تھا اور ہارڈ فارم میں کسی لائبریری کے اندر یا جو بھی ادارہ اس کو سبسکرائب کرواتا تھا وہاں پہ ہی یہ اویلیبل ہوتے تھے. لیکن اب چونکہ ہارڈ کے ساتھ ساتھ اس کی سافٹ کاپی اس ویب سائٹ کے اوپر، اور ویب سائٹ کے اوپر کون اپلوڈ کر رہا ہے، وہ مختلف کمپنیاں جو اس کی سبسکرپشن وغیرہ لے رہی ہیں اور وہ ایک دفعہ سبسکرپشن لے کے آگے پھر مزید فردر ان کو جو ہے وہ سیل کر رہی ہیں اور نفع کما رہی ہیں. پبلشر اس سے نفع کما رہا ہے اور کوئی بھی وہاں سے اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، اس کو ری پرنٹ بھی کر سکتا ہے اور وہاں سے اپنا جتنا حصہ جتنا مٹیریل اس کو چاہیے وہ بھی ایزیلی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. اس کے بعد سیلنگ ہائپر لنکس. ہائپر لنک یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ہائپر لنک کیا ہے. ایک ویب سائٹ کا لنک ہوتا ہے نا، تو اس کا ایک ہائپر لنک کس طرح سے کہ جب آپ کے پاس ایم ایس ورلڈ کے اندر کسی سائٹ کے اوپر سے کوئی آرٹیکل وغیرہ کاپی کرتے ہیں اور پیسٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس سائٹ کا جو اوپر لنک آ رہا ہوتا ہے اس کو
कॉपी करके MS वर्ल्ड के अंदर पेस्ट करते हैं तो इसका एक ब्लू कलर में वो लिंक जो होता है वो वाज़िया अलग से हो जाता है, बाकी आपका तमाम तर पैराग्राफ जो है वो अलग से होता है, और ये जो होता है वो जिसके साथ HTTP पूरा एक एड्रेस लिखा हुआ होता है, पूरा जो लिंक होता है वो एक अलग से ही नज़र आ रहा होता है। और जब भी आप MS वर्ल्ड के ऊपर उस फाइल के ऊपर वो जो आपकी फाइल होगी वो अंडरलाइन भी हो जाएगी, ब्लू भी हो जाएगी, वो हाइपर लिंक होगा, और जब भी आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस लिंक के थ्रू उस ब्राउज़र के ऊपर, उसी आर्टिकल के ऊपर, उसी साइट के ऊपर चले जाएंगे। तो इसी तरह से इसका क्या है कि इसके जो हाइपर लिंक है वो भी सेल हो रहे हैं, उसको बेचकर नफ़ा कमाया जाएगा, और हाइपर लिंक रिसर्चर को सेंड कर दिया जाएगा और रिसर्चर उससे इजीली अपनी तहकीक को कंप्लीट कर सकेगा, अपना जो मतलूबा मवाद है उसको हासिल कर सकेगा। उसके बाद चेंज टर्म ऑफ ई रीप्रिंट्स के जो इसके टर्म्स वगैरह हैं इसको भी चेंज किया जाएगा, क्योंकि टर्म पहले प्रिंट के हवाले से, रीप्रिंट के हवाले से टर्म्स क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन इसमें मौजूद है कि इसमें पब्लिशर की मर्ज़ी से ऑथर कंपनी जो भी अदारा है उसकी मर्ज़ी के बगैर उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक उनको फॉलो करते हुए चीज़ें की जाएंगी, लेकिन अब इनको भी चेंज किया जाएगा। ई प्रिंट चार्जेस टू पे चार्जेस, कि जब किसी जर्नल की सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर दी जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा कि जब जो जिसकी सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगी तो वो अदारा उसकी ई फॉर्म पेश कर देगा। मतलब पहले तो सब्सक्रिप्शन में था, मतलब सेल कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि उसकी सब्सक्रिप्शन ख़त्म हुई है तो फिर उसकी ई फॉर्म मुतारफ़ करवा दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि रिसर्चर फ़ायदा हासिल करेगा। अब जो हार्ड फॉर्म है वो तो किसी एक अदारे ने जिसने सब्सक्राइब करवाया हुआ है, जिसने जिस लाइब्रेरी के अंदर रखा हुआ है वहाँ से ही देखी जा सकती है, लेकिन जब इसकी ई बना दी जाएगी तो जो भी जिस वक्त चाहे, जब भी चाहे, जिस जगह पर भी होगा वो इसको एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद है आर्टिकल डिजिटली आर्काइव्ड, कि जो जितने भी आर्टिकल वगैरह होंगे, अगर किसी जर्नल के अंदर कोई सब्जेक्ट आर्टिकल वगैरह जो पब्लिश हो रहा है तो अगर सिर्फ उस आर्टिकल को हासिल करना चाहेंगे तो कंप्यूटर के थ्रू, मतलब उसका एक कंप्यूटर के अंदर पूरा एक आर्काइव सिस्टम है, जो कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें महफूज होती हैं तो उसके थ्रू क्या होता है कि इस आर्टिकल को हासिल किया जा सकेगा। उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटीज़ फ्री एक्सेस, कि जो जितनी भी साइंटिफिक सोसाइटीज़ हैं, जितने भी साइंसी अदारे हैं, वो क्या करेंगे कि वो अपने मजमून तक लोगों को जो है वो रसाई आसान कर देंगे, फ्री कर देंगे, मुफ्त रसाई दे देंगे, और इसमें कोशिश करेंगे कि वो ओवरऑल जो टोटल चीज़ें हैं वो ही जो है वो लोगों को फ्री एक्सेस उसमें दी जाए। ठीक है, अभी चूँकि फ्री एक्सेस इसकी नहीं है, कुछ मटेरियल है जो फ्री ऑफ कास्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर मटेरियल क्या होता है उसकी एक्सेस लेनी पड़ती है, उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, उसके कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में इसको जो है वो बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। इस बात पर पूरी दुनिया इस वक्त तकरीबन मुतफिक है कि, और पेपरलेस सोसाइटी की जानिब भी इस वक्त पूरी दुनिया आ रही है, हार्ड से जो है वो सॉफ्ट की तरफ मुंतकिल हो रही है, लेकिन फौरी तौर पर ये अभी ये सारी चीज़ें हो जाएं तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ इस तरह से इसमें जो है वो तब्दीलियाँ, इसकी ट्रांजिशन जो है वो हो सकती है। हाँ जी, तो इसके अगर फ्यूचर की बात की जाए तो तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है, ये जो फॉर्म है इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट भी कर रही है। रिसर्चर और जो स्कॉलर हैं उनको अपनी तहकीक के हवाले से जो मटेरियल है वो भी बड़ी आसानी से मिल रहा है, तो लिहाजा इसका फ्यूचर जो है वो एक ब्राइट फ्यूचर है, और फ्यूचर के अंदर इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड और ज़रूरत है। सबसे पहले पोस्टिंग आर्टिकल ऑन वेब, कि कोई भी आर्टिकल हासिल करने के लिए लाइब्रेरी जाने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि वो आर्टिकल जो है वो वेबसाइट के ऊपर पोस्ट हो जाएगा और वो आसानी के साथ एक्सेस किया जा सकेगा, और उसकी प्रिंट कॉपी की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी, कि प्रिंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप सिस्टम के अंदर आप इजीली उसको जो है वो एक्सेस कर पाएंगे, और हार्ड फॉर्म की उसमें ज़रूरत भी नहीं रहेगी, लाइब्रेरी की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, टाइम की बचत भी हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। आज इसकी सिंपल एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आपको बेली फैट के ऊपर कोई आर्टिकल चाहिए कि बेली फैट, हाउ टू लूज बेली फैट, मतलब एक्सरसाइज के ऊपर है ना, या आपको किसी भी आप कुछ खाना पकाना चाह रहे हैं, को खाना पकाने की आपको कोई जो है वो रेसिपी चाहिए, तो उसके ऊपर आपको बेशुमार आर्टिकल मिल जाते हैं। बेली फैट के ऊपर आपको, मतलब हेल्थ के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंस के ऊपर, जिस भी टॉपिक के ऊपर जो भी आप चाहते हैं तो आप फौरी गूगल करें, आपको बेशुमार आर्टिकल मिल जाते हैं। तो वो क्या है कि वो आर्टिकल, वही आर्टिकल क्या हुए थे, वो उन वेबसाइट के ऊपर, इन ब्लॉग के ऊपर पोस्ट हुए हैं, और आप इजीली उनको एक्सेस कर रहे हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट
कास्ट हैं। उसके बाद डिजिटली आर्काइव्स की अगर बात की जाए, आर्काइव्ड की अगर बात की जाए तो इसकी जो है वो कापियाँ वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह रखना और इसको जो है वो सेव करना, ये सारी चीज़ें क्या थी, बहुत मुश्किल थी अगर हार्ड फॉर्म की अगर बात की जाए। लेकिन अब क्या हुआ है कि ना तो इसमें इसकी शेल्फ्स की ज़रूरत है, ना इसको उस तरह से रेंज करने की ज़रूरत है, ना इसके को उस तरह से कैटलॉग बनाने की ज़रूरत है, बल्कि क्या है कि इसको आसानी के साथ महफूज भी किया जा सकता है, इसकी हिफाजत करना भी आसान हो गया और वेबसाइट के ऊपर जितना मर्जी डाटा भी आप महफूज कर सकते हैं और जब चाहे उस वक्त उसको हासिल भी कर सकते हैं। उसके बाद नो लॉन्गर सब्सक्राइब के बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत भी नहीं है अब, कि जर्नल के जो जितने भी जर्नल्स वगैरह हैं तो उनके जो एक्सेस है वो आपको ईज़िली एक्सेस मिल जाती है कि अगर आप कुछ अर्सा के लिए उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं लेकिन आप नहीं मज़ीद आगे उसको नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो फिर क्या होता है कि आपको एक पूरे जो हार्ड फॉर्म में होती है उसमें पूरे एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, तो वो मजबूरी होती है, आपको वो पूरे साल का पे करना होता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, आप जब चाहें जिस वक्त चाहें इसको जो है वो एक्सेस करें और ईज़िली एक्सेस करें। तो उसके बाद HTML रिप्लेस टू PDF के HTML जो है वो PDF को रिप्लेस करेगा और ज़्यादा फ़ायदे की वजह से पूरी दुनिया पर छा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से दिन ब दिन चीज़ें बदल रही हैं तो इसी तरह से फिर जो पुरानी है वो नई में बदलती जाएंगी और जो नई टेक्नोलॉजी इसको दुनिया एक्सेप्ट भी कर रही है, अडाप्ट भी कर रही है, तो दिन ब दिन इसमें तरक्की होगी। उसके बाद ऑथर रिटेन कॉपीराइट, कि कॉपीराइट का जो एक्ट है, कॉपीराइट का जो हक था वो मुसन्निफ़ीन को जो है वो दे दिया जाएगा और पब्लिशर को इस किस्म की जो है वो इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। पब्लिशर किसी भी ऑथर से इसकी कोई इजाज़त नहीं लेगा, बल्कि उसको क्या करेगा कि उसे एक एक्ट बना दिया जाएगा और उस एक्ट के मुताबिक पब्लिशर जो है वो उसको पब्लिश कर पाएगा। क्योंकि जब भी कोई मटेरियल कोई जो है वो पब्लिश करना होगा, अगर कोई एक बुक को दोबारा या एक बुक जो दे दी गई है किसी पब्लिशर को, तो उसके साथ साथ उसके कुछ राइट होते हैं, कॉपीराइट एक्ट होता है कि वो सिर्फ उसी पब्लिशर के साथ जिसके साथ वो तय किया गया वो ही उसको पब्लिश कर सकता है और उसके में जितनी कॉपीज वगैरह तय हुई हैं वो ऑथर के साथ उसकी सारी जो एक पूरा एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि इन फ्यूचर ये चीज़ें जो हैं वो ई जर्नल के हवाले से इनको जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लो कास्ट की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तादाद इसकी ज़्यादा हो जाएगी और उसके अलावा इसमें एडिटिंग करना, कंपोजिंग करने पर ही जस्ट एक ख़र्च आएगा, बाकी इसमें कोई इतना ज़्यादा ख़र्च नहीं आएगा और ये जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो मैनेज हो सकेंगी और ये सारा काम जो है वो बड़े लो बजट के अंदर, लो कास्ट के अंदर हो जाएगा। अच्छा, सीरियल ऑटोमेशन, अगर ऑटोमेशन की बात की जाए तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर। सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन के हवाले से पढ़ चुके हैं। ऑटोमेशन है क्या चीज़ है? एक है डिजिटलाइजेशन और एक है ऑटोमेशन। दो चीज़ें, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इस फ़र्क को समझना बड़ा ज़रूरी है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपका एक दफ़ा फिर जो है ना इस हवाले से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऑटोमेशन होता है कि आपकी जो जितना भी मटेरियल है ना लाइब्रेरी के अंदर, मिसाल के तौर पर जो आपकी 3000 4000 बुक्स हैं तो वो हैं आपके एक एक्सेशन रजिस्टर के ऊपर, कि आपने उस रजिस्टर के ऊपर उन सारी बुक्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब हमने करना है उसको ऑटोमेटेड जब करना है तो कंप्यूटर की मदद से और सॉफ्टवेयर की मदद से उन सारी बुक्स को, जो 3000 बुक्स हमारी रजिस्टर के ऊपर हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं, कि उनका रिकॉर्ड सारा सॉफ्टवेयर में डाल लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर में जब डालते हैं तो जब चाहे जिस वक्त चाहे कंप्यूटर के थ्रू हम सर्च मार के उसी वक्त उसको हासिल कर सकते हैं कि हमने क्या किया, उस डेटा को कंप्यूटराइज कर दिया। तो डिजिटलाइजेशन क्या होती है कि जो आपकी हार्ड फॉर्म है ना, जो आपकी बुक हार्ड फॉर्म में पड़ी है उसको आपने डिजिटल में करना है, उसको आपने डिजिटल में करना है, उसको इलेक्ट्रॉनिक शेप में लेके आना है। अब सिंपल इसकी मतलब आपका कंसेप्ट के हवाले से कि एक बुक है उसको हम करते हैं स्कैन, हार्ड बुक है ना जिसको हम पकड़ सकते हैं, उसको हमने क्या किया, स्कैन करके क्या किया, उसको डाल दिया मोबाइल के अंदर, उसको डाल दिया कंप्यूटर के अंदर, उसको डाल दिया वेबसाइट के अंदर। तो वो क्या हुई कि वो जो हार्ड फॉर्म थी वो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुई, उसको हमने डिजिटलाइजेशन में कर लिया कि उसकी हमने डिजिटलाइजेशन बनाई, उसको डिजिटल शेप में लेकर आ गए हैं। तो ये ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन में फ़र्क है। अब लाइब्रेरी के जिस तरह से हर शोबे के अंदर ऑटोमेशन जो है वो आना शुरू हो गई है, तो लेकिन
लाइब्रेरी के साथ साथ फिर जो जर्नल्स थे उनकी भी ऑटोमेशन का आगाज़ हुआ। तो इनका जो आगाज़ हुआ था वो 1984 में ऑटोमेशन नेटवर्क्स का जो अब आगाज़ हुआ। तो उस वक्त अगर इस नेटवर्क की अगर बात की जाए 1984 में, तो वो तकरीबन ये 47 के करीब थे। और इसमें बिब्लियोग्राफिकल नेटवर्क, उसके अलावा वेंडर और सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो इस ऑटोमेशन को जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। और 47 में से तकरीबन 20 जर्नल जो है वो 20 जो थे इसमें जो सिस्टम थे वो जर्नल के हवाले से काम कर रहे थे। और पूरी दुनिया में तकरीबन ये हमेशा से मसला रहा है सीरियल के हवाले से, क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा थी। तो इस तादाद के हवाले से, इनकी ज़्यादा तादाद होने की वजह से फिर इसको जो है कार्डिक सिस्टम जो है जर्नल को मैनेज करने के हवाले से जो है वो मुतारफ़ करवाया गया। और इस मसले का हल जो है वो कार्डिक्स की सूरत में पेश किया गया कि जिसमें तमाम बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल जो है वो हासिल हो सकता था और इसमें नई नई सर्विसेज वगैरह जो है वो फ्राहम की जा रही थी। और इस तरह से सीरियल्स को फिर ऑटोमेटेड किया गया। अच्छा, ये रोल ऑफ कंप्यूटर इन सीरियल मैनेजमेंट के कंप्यूटर का जो सीरियल मैनेजमेंट के हवाले से क्या किरदार है। तो अगर कंप्यूटर का किसी भी फील्ड के अंदर किरदार की बात की जाए तो ये कोई बड़ा मुश्किल टॉपिक नहीं है। इसको तो आप जितना मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं। सीरियल्स के हवाले से सिंपल सी चीज़ें, कैटलॉगिंग आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के थ्रू हम जो कैटलॉगिंग करते हैं, तो सीरियल्स को कंप्यूटर के थ्रू हम कैटलॉग करके इसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी सर्कुलेशनिंग कर सकते हैं कि हम जो है वो सीरियल्स के हवाले से, सर्कुलेशन के हवाले से, अगर चीज़ों को सर्कुलेट करना है, हमने जो है वो यूज़र वगैरह को जो चीज़ें देनी है, कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ सीरियल्स वगैरह ऐसे हैं जिनको हम दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम इशू नहीं कर सकते। तो इस हवाले से इसकी सर्कुलेशनिंग वगैरह भी जो भी रूल के मुताबिक होगी वो सर्कुलेटिंग मतलब कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। तो सीरियल्स के हवाले से भी हम इसकी सर्कुलेशनिंग कर सकते हैं। चेक इन एंड क्लेमिंग। चेक इन क्या है कि चेक इन के जो आपके पास मटेरियल आया है वापस आता है, रिटर्न जो होता है, उसकी चेक इन किसके थ्रू होती है, कंप्यूटर के थ्रू होती है। कंप्यूटर में हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं और उन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इनकी चीज़ें करते हैं। क्लेमिंग का प्रोसीजर क्या होता है कि जब हमने अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिली और हम उसको जो है वो क्लेम करते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसका एक क्लेम का प्रोसीजर होता है कि अगर वो ख़राब हो जाती है तो उसकी क्लेम होती है कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं, उसकी जगह पे नई चीज़ रिप्लेस हो सकती है, या जो चीज़ है उसको कंपनी जो है उसको मज़ीद जो है वो उसकी चीज़ें जो है वो करेक्ट करके तो आपको दे देती है। पब्लिक एक्सेस कैटलॉग कि पब्लिक का जो एक्सेस होता है, मतलब जिस तरह से ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग और पब्लिक एक्सेस कैटलॉग दो चीज़ें अलग अलग हैं कि एक है ओपैक, एक है वेब ओपैक और एक है पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अब ओपैक, क्योंकि ओपैक और वेब ओपैक तकरीबन एक ही चीज़ है। और जो पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है वो क्या होता है कि जो आपकी लाइब्रेरी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आपने एक कैटलॉग रखा हुआ है कि जब भी कोई बंदा आए तो आके लाइब्रेरी के अंदर एक्सेस उसको कर सकता है। तो ओपैक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है कि कोई भी बंदा कहीं पे भी बैठ के, उसको लाइब्रेरी में आने की ज़रूरत नहीं है तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो दोनों सूरतों में है क्या चीज़, असल है ये कि ये कंप्यूटर के थ्रू जो है वो एक्सेस हो सकता है। सीरियल्स ऑर्डर फॉर्मेट के, सीरियल्स का जो आप ऑर्डर करते हैं सीरियल्स के हवाले से, तो उसका एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मेट कौन सा हो सकता है, उसको हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। स्टोरेज एंड रिट्रीवल के, स्टोरेज जो भी जितना भी हमारे पास सीरियल्स वगैरह है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें जिस वक्त चाहें उसको रीड्राइव भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र की सूरत में हम एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह से मुंतकिल करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर, और कंप्यूटर के थ्रू हम जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कुछ जो है वो कंप्यूटर का रोल है सीरियल को मैनेज करने के हवाले से। अच्छा, ये सीरियल्स ऑटोमेटेड सिस्टम के, सीरियल को ऑटोमेटेड करने के लिए सिस्टम कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ISDS है, इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम। 1971 में इसको बनाया गया था और ये प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट ने इसको बनाया था और इसका मकसद क्या था, सीरियल को कंट्रोल करना था। ठीक है, कि सीरियल को जो है वो मैनेज करना इसका मकसद था, सीरियल को जो है वो ऑटोमेटेड करना इसका मकसद था। उसके बाद ISSN, ISBN और ISSN, ये दोनों क्या हैं, पब्लिकेशन आइडेंटिफायर हैं। इनको क्या कहते हैं, ISSN और ISBN पब्लिकेशन आइडेंटिफायर इनको कहते हैं। ISBN बुक के लिए और ISSN जर्नल्स व सीरियल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर और ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है, ISBN के हवाले से आपका कंसेप्ट और आप पूरा जो ISBN के 13 डिजिट है
उस हवाले से वो उन डिजिट की क्या लॉजिक है, पूरी एक वीडियो ISBN की पड़ी हुई है। तो आप सिंपल ISBN LIS उर्दू सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उससे आपका ISBN के हवाले से पूरा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो पूरे जो डिजिट उनके दिए गए हैं, जो न्यूमेरिक दिए गए हुए हैं 13, वो उनका मकसद क्या है वो भी आप जान पाएंगे, ठीक है। और अब ISBN क्योंकि इतनी ज़्यादा बुक्स होती हैं तो हर बुक का एक ISBN नंबर होता है और उसके थ्रू क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बुक की होती है, पब्लिकेशन आइडेंटिफिकेशन होती है। इसी तरह से ISSN के जर्नल पब्लिश हो रहे हैं, एक सीरीज वाइज इनका सिलसिला शुरू है, कब कौन सा किस वक्त हुआ है और इसकी सारी मालूमात हासिल की जा सकती है। और मिसाल के तौर पर एक जर्नल के 4 पार्ट हैं, तो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं और कौन सा किस वक्त आया, उसकी सारी मालूमात कहाँ से हासिल होती है, वो ISSN नंबर से हमें मालूम होती है, इंटरनेशनल सीरियल स्टैंडर्ड नंबर से होती है। ISDS को 1993 में ISSN में तब्दील कर दिया गया था। जो ISDS है ना, इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम, उसी को ISSN में तब्दील कर दिया गया था। इसका मकसद ये था कि अब जो है वो मटेरियल जो है वो इंटरनेशनली तौर पर जो है वो शेयर किया जाए। और बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस में ये ISSN नंबर जो है वो ये जो ISSN है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये जो है वो इसमें हेल्प करता है। उसके बाद OSIRIS ऑनलाइन सीरियल इंफॉर्मेशन रिस्टोरेशन एंड इंक्वायरी सिस्टम, इसको 1986 में जो है वो 2 हंगरियन ब्रदर ने जो है वो इसको बनाया था और 1987 में ये जो है वो ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। और इसका भी मकसद यही था कि सीरियल्स की जो इंफॉर्मेशन है, सीरियल्स का जो जितना भी सीरियल्स वगैरह हैं उनको महफूज करना, और उसके बाद सिस्टम इंक्वायरी के हवाले से कि सिस्टम इंक्वायरी के हवाले से इसकी पूरी जो है वो जांच पड़ताल करना और इसको दोबारा रिस्टोर करना जो है वो उसमें ये मदद फराहम करता था। उसके बाद कंसेर है, और ये क्या है, कंस्टिट्यूशन ऑफ सीरियल रिकॉर्ड्स, ये 1970 में इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। और बुनियादी मकसद इसका भी ये था कि सीरियल को एक स्टैंडर्ड डेटाबेस जब क्रिएट किया जाए सीरियल्स का, तो उसमें ये जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा था और उसमें ये मदद फराहम करता था। इसमें एक्सेस जो है वो इसमें ईजी थी, ये यूज़र फ्रेंडली था और इन्फॉर्मेशन को इसमें आसानी के साथ जो है वो फैलाया जाता था और इसी के साथ इसको एक्सेस करना भी आसान था। और एक नेटवर्क मतलब एक कंप्लीट इसका एक नेटवर्क बना दिया जाता जिसके जरिए आसानी के साथ इंटरनेट के थ्रू किसी भी डेटाबेस तक जो है वो इजीली एक्सेस हासिल की जा सकती है। उसके बाद CDS कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम और ISIS इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो है इसका क्या है कि ये इंफॉर्मेशन का एक बेहतरीन निज़ाम है। बेसिकली ये जो डाटा बेसिस वगैरह हैं, डाटा बेसिस में इसका जो है वो इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और रिट्रीवल का एक बेहतरीन निज़ाम है। यूनिसिको ने इसको 1981 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था और पाकिस्तान में भी और इंडिया के अंदर भी इसका इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। और ये सीरियल्स की जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग वगैरह का जो सिस्टम होता है उसकी बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के हवाले से बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती है। और डाटाबेस के बनाने के हवाले से, ये डाटाबेस को जब बनाया जाता है तो उस हवाले से कंप्यूटराइज जो निज़ाम फ्राहम किया जाता है वो CDS ISIS ये फ्राहम करता है। और मुख्तलिफ इसको लैंग्वेज के अंदर तैयार किया जा सकता है। और बेसिकली इसके अंदर जो टूल होते हैं वो इंडेक्सिंग टूल, सर्चिंग टूल, ये 2 किस्म के टूल्स जो हैं वो इस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद लैब है जी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, PLA और NLDP के तावन से ये बनाया गया सॉफ्टवेयर है। पाकिस्तानी लाइब्रेरी को मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया, क्योंकि पाकिस्तानी लाइब्रेरियाँ दूसरी दुनिया की लाइब्रेरियों से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। हमारा मटीरियल जो है वो कुछ ऐसा मटीरियल, और हर मुल्क के अंदर कुछ मटीरियल ऐसा है जो कि पूरी दुनिया से कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, और पाकिस्तानी लाइब्रेरीज का सिस्टम जो है वो बाकी दुनिया से काफ़ी मुख्तलिफ था। तो इस वजह से फिर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के वाले से इसको बनाया गया। और ये बेसिकली एक्विजिशनिंग और उसके अलावा फंड अकाउंटिंग, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, SDI सर्विस, उसके बाद सीरियल कंट्रोल के हवाले से, अथॉरिटी फाइल के हवाले से, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के हवाले से और यूटिलिटीज़ के हवाले से, इन सारी जो चीज़ें हैं उनके हवाले से इनको मद्देनज़र रखकर ये तमाम तर सर्विसेज इसमें जो है वो फराहम की जा रही हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ये इसमें अवेलेबल हैं। उसके बाद शेयरनेट है, ये CDS और ISIS की बुनियाद पर ही बनाया गया और यूज़र फ्रेंडली है
اور بالکل ایزی ہے، اور اس میں انفارمیشن ریٹریول کا جو سسٹم ہے، انفارمیشن کو حاصل کرنے کا جو سسٹم ہے وہ بڑا تیز رفتار ہے اس میں، اور اس میں انفرادی کمپیوٹرائز سسٹم ہے یہ، اور انفرادی کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں اس میں پاکستانی ضرورت کے مطابق یہ بہترین ہے، پاکستان کے جو ہمارا جو سسٹم ہے اس کے مطابق یہ سسٹم بہترین ہے۔ اس کے بعد ہے کتاب دار کیا ہے؟ یہ پہلا اردو لائبریری سافٹ ویئر ہے، یہ اردو کے حوالے سے ہے کہ یہ پاکستان میں پہلا اردو کے حوالے سے ایک لائبریری سافٹ ویئر جو ہے وہ متعارف کرایا گیا، اور پاکستان میں ہی استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو سیلیکن سسٹم لمیٹڈ نے ڈیولپ کیا تھا، اور اس میں پاسکل لینگویج جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، اس کے اوپر یہ مشتمل ہے، اور پاکستانی اسپیشل لائبریریز کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور کیٹلاگنگ کے حوالے سے بہترین جو ہے وہ یہ سافٹ ویئر ہے۔ باقی جو فنکشنز ہیں اس حوالے سے یہ اتنا بہتر نہیں، لیکن کیٹلاگنگ کے حوالے سے یہ بڑا ہی بہترین سافٹ ویئر ہے۔ جی تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یقینی طور پر یہ 2 یونٹ بھی آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز، ایسا ٹاپک، ایسا پوائنٹ جو آپ کو کلیئر نہ ہوا ہو، کوئی ایسی چیز جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، تو وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی مینشن کیجئے گا، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو پراپر آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ 2 یونٹ کے ساتھ پھر آپ سے ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ، اور میرے ساتھ مل کر بول دیجئے پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔